हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2019 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2019 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कवर करेंगे और आज के इस वीडियो के साथ हमारा 2019 का भी मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 2017, 2018 और 2019 यानी 3 साल के मॉडल पेपर को खत्म कर चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक मॉडल पेपर सीरीज के बैक वीडियोस को नहीं देखे हैं वो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, देन मॉडल पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, देन आप विजिट कर सकते हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को मॉडल पेपर सीरीज के। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ही आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ इसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स और रेगुलर बेसिस पे क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एनेलिडा तथा मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी है। तो देखिए, जो एनेलिडा है ये भी एक फाइलम है और मोलास्का ये भी एक फाइलम है, एनिमल किंगडम के फाइलम से। ठीक है, तो एनेलिडा और मोलास्का के बीच जो संयोजक कड़ी है वो नियोपेलिना को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नियोपेलिना को, क्योंकि नियोपेलिना का जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी फीचर्स है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो मोलास्का के जैसा मिलता जुलता है। तो इसी कारण से नियोपेलिना को एनेलिडा और मोलास्का के बीच का संयोजक कड़ी बोला जाता है और नियोपेलिना वास्तविकता में एक एनेलिडा है। क्लियर, बस इतना पढ़ना है नियोपेलिना के बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनिमल किंगडम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतु समूह में कौन सा एक एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ का एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा देता हूं। तो देखिए, जो आर्थ्रोपोडा संघ है यानी इंसेक्ट का ग्रुप है, जो कि सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का ग्रुप माना जाता है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में दिए हुए 4 एग्जांपल को याद रखना है। एक है स्कॉर्पियन, जिसको हम लोग बिच्छू कहते हैं। प्रॉन, जो कि झींगा मच्छी है, मछली बोलते हैं लेकिन ये वास्तविकता में एक इंसेक्ट है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स है, फिश के ग्रुप में, पाइसेस के ग्रुप में नहीं आता है। फिर एक है बटरफ्लाई और लोकस्ट, जिसको हम लोग टिड्डी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है। तो ये सारा एग्जाम्पल आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिल जाएगा कि झींगा यानी प्रॉन, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, लोकस्ट यानी टिड्डी। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्पल्स हैं। तो एक ही समूह के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन क्या है? 3 नंबर ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनिमल किंगडम से। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे पास तो अब उतना समय नहीं है कि हम आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझा सके और हर एक एग्जाम्पल को करवा सके, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको एक एग्जाम क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल गया कि इस ट्रेंड में क्वेश्चन आता है, तो ये एक्चुअली ट्रेंड है, सही में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो आप ऐसा कीजिए कि एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम को उठाइए और हर एक फाइलम का एग्जाम्पल कम से कम याद कर लीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सहयोग में जरूर मिलेगा। ठीक है, और इस साल हम लोग उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाए, एनिमल किंगडम तो पढ़ ही नहीं पाए। जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उसी के थ्रू थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो लेकिन इस साल तो हमारे पास समय नहीं बचा, जितना कम समय था उतना में ही हम लोग कवर किए। लेकिन नेक्स्ट बैच में मैं हर एक चैप्टर को पूरे एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक्चुअली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कोई इजी क्वेश्चन नहीं आता। इजी क्या होता है? मतलब जो आप जानते हैं वो इजी होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। मेरा 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का मकसद ही यही था कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकूं। बस क्वेश्चन एक माध्यम है, उस माध्यम से मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर कर सकूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रश्नकाल सीरीज में मैंने बोला था कि मेरा प्रश्न एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मेरे प्रश्न से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स में कवर करता था उससे बने प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, कम से कम 35-40 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और आज के एक मॉर्निंग में मैंने एक बच्चे का कमेंट आया था जिसपे कि स्पेशली वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा। उसमें एक फैक्ट बताया हूं कि आखिर क्या फायदा है आपको 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो करने से और मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो करने से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि बाद में जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा वो कमेंट का डिस्कशन, इसलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तंत्रिका तंतु के एक्सॉन में तंत्रिका आवेग का चालन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तंत्रिका तंतु का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तंत्रिका तंतु यानी क्या हुआ कि नर्व फाइबर यानी न्यूरॉन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और न्यूरॉन के जो ये होता है इसको हम लोग कोशिका काय कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं अंदर में पीला वाला स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ये जो जितना पीला से घेरा हुआ है वो क्या है, सेल बॉडी है यानी कोशिका काय है, ठीक है। और कोशिका काय के अंतर्गत ही एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। और जो ये जो स्ट्रक्चर ब्रांचेस देख रहे हैं, ये ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं यानी दुमिका कहते हैं हिंदी में, ओके। और ये जो पीला वाला फाइबर देख रहे हैं बीच से गया है, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और इस तरीके से जो मेंबर, ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है इसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और ये अंतिम सिरा है, टर्मिनल पॉइंट है न्यूरॉन का। क्लियर। आपको देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए न्यूरॉन का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया क्या है न्यूरॉन का, लेकिन आपको देखिए इसमें जो नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है यानी जो तंत्रिका आवेग का कंडक्शन होता है, जो तंत्रिका आवेग इससे पार करता है तो किस डायरेक्शन में पार करता है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से वर्क करता है कि नर्व इंपल्स कोई भी है तो दुमिका के द्वारा अंदर जाएगा, दुमिका के द्वारा यानी डेंड्राइट्स के द्वारा अंदर जाएगा, फिर सेल बॉडी में प्रवेश करेगा और सेल बॉडी से फिर तंत्रिका आवेग के तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के द्वारा वो पास आउट कर जाता है। तो इसका मतलब है कि जो तंत्रिका आवेग का जो कंडक्शन होता है वो कोशिका काय से दूर की ओर जाता है, ना कि कोशिका काय की ओर जाता है। समझ रहे हैं, पहले तो आता है इधर कोशिका काय की तरफ, उसके बाद जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है किधर की ओर होता है, कोशिका काय से दूर की ओर होता है। तो वही क्वेश्चन है कि जो नर्व इंपल्स यानी चालक तंत्रिका तंतु, क्या चालक तंत्रिका तंतु कि एक्सॉन में तंत्रिका आवेग का चालन जो होता है वो किधर की ओर होता है, तो कोशिका काय से दूर की ओर होता है। समझ रहे ना, पहले तो डेंड्राइट्स के थ्रू आता है कोशिका काय के में, उसके बाद उसके बाहर उसके दूर की ओर जाता है ताकि वो कोशिका क्या कहते हैं तंत्रिका आवेग का चालन हो सके यानी कंडक्शन हो सके। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजनक है। देखिए सजीव प्रजनक पहले आपको समझना पड़ेगा, सजीव प्रजनक कौन सा होता है। तो देखिए जो मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं उसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है ओविपेरस जो अंडजनक होता है, जो कि अंडे को जन्म देता है। फिर एक होता है सजीव प्रजनक यानी विविपेरस जो कि क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है। क्या होता है, एक बच्चे को जन्म देता है, उसको सजीव प्रजनक कहते हैं। तो यहाँ पे मैमल्स में मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे को प्रजनक करने वाले होते हैं, बच्चे का जन्म देने वाले होते हैं, उसको सजीव प्रजनक कहते हैं। मैक्सिमम जो मैमल्स होता है वो सजीव प्रजनक होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो एक एग्जाम्पल है प्लेटिपस, ये नहीं होता है सजीव प्रजनक, ये अंडे को देता है। क्या देता है, अंडा का जन्म देता है, अंडा का जन्म देता है। ये ओविपेरस है यानी अंडजनक है, ठीक है। तो अंडजनक है कौन, प्लेटिपस। तो इसलिए आंसर इसका अंडजनक में क्या हो जाएगा, प्लेटिपस हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा जंतु सजीव प्रजनक नहीं है। सजीव प्रजनक यानी बच्चा पैदा करने वाला, तो बच्चा पैदा करने वाला प्लेटिपस नहीं है। प्लेटिपस का कुछ इस प्रकार से होता है, इसका मतलब ये क्या है, अंडे को जन्म देता है। जबकि जो उड़न लोमड़ी यानी चमगादड़ वो भी बच्चे को जन्म देता है, हाथी भी बच्चे को जन्म देती है, और वेल मछली भी बच्चे को जन्म देती है। तो मैक्सिमम जो मैमल्स है यानी स्तनधारी है वो बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन जो प्लेटिपस है तो मैमल्स यानी स्तनधारी है, लेकिन ये सजीव प्रजनक नहीं है बल्कि ये अंडजनक है। क्लियर, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है उसका जो प्रणाली है वो क्या है, ठीक है। ये चीज टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको तो यहाँ पे क्लियर समझाता हूँ एक दो कॉन्सेप्ट्स को। देखिए जो रिप्रोडक्टिव यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ऐसा होता है कि जो अंडाणु है, क्या अंडाणु या तो माता से लिया जाता है या तो किसी डोनर से, ठीक है, या फिर शुक्राणु या तो उसके पिता से लेंगे या तो किसी डोनर से लेंगे। फिर उसका जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं वो बाहर में ही करा लेते हैं, ट्यूब में। कहाँ, ट्यूब में, लेबोरेटरी में हम लोग उसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं।
और उसका फर्टिलाइजेशन कराने के बाद वो किस में तब्दील हो जाता है, गैमीट से ट्रांसफर में, गैमीट से किस में ट्रांसफर हो जाता है, जाइगोट में। अब फिर उस जाइगोट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंतर्गत क्या कर देते हैं, उसका इम्प्लांटेशन करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रखनली शिशु बनता है, समझ रहे ना। तो इस तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या, जाइगोट इंट्राफेलोपियन, क्योंकि हम लोग जो फेलोपियन के अंदर डाल रहे हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, वो क्या डाल रहे हैं, जाइगोट डाल रहे हैं। जाइगोट मतलब क्या, पहले से हम लोग उसको फर्टिलाइज करा लिए हैं बाहर में ही, और उसको हम लोग जाइगोट को मोरूला स्टेज में, लगभग 8 सेल के स्टेज को हम लोग मोरूला कहते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो ये हुआ क्या, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक। ठीक है, फिर गैमीट के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो GIFT इसलिए नहीं हुआ, यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि ये जब हम लोग जैसे कि मादा का यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी यूट्रस है, उसके अंदर यदि हम लोग डायरेक्ट मेल स्पर्म को इजेक्ट कर देते, गैमीट को इजेक्ट कर देते, तब वो GIFT होता। लेकिन हम लोग पहले जाइगोट बनाते हैं। यहाँ के क्या पूछ रहा है, परखनली शिशु। तो परखनली शिशु बनाने के टाइम में हम लोग डायरेक्ट गैमीट को इंसेमिनेशन नहीं कराते हैं, बल्कि हम लोग क्या कराते हैं, परखनली शिशु बनाने के दौरान हम लोग पहले ही फर्टिलाइजेशन विट्रो में यानी लैब में फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं। देन वो जो जाइगोट बनता है मोरूला स्टेज में, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस कारण से उसका नाम होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। क्लियर, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रुधिर स्कंदन यानी क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन, विटामिन के। ओके, अब विटामिन के हो जाएगा आंसर। और विटामिन के से रिलेटेड क्या क्या बात याद रखना है, इसको साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। और इसका जो साइंटिफिक नेम नहीं, केमिकल नेम क्या है, फिलोक्विनोन है, रासायनिक नाम। और क्या ये फैट सोल्यूबल है। तो आपको पता है कि KEDA जो विटामिन है इस टाइप का जितना भी है, केडा विटामिन, इसका ट्रिक है केडा या फिर एडेक बोलिए। चलिए आप ही लोगों के कमेंट से सीखा मैं केडा, मैंने तो याद रखा था ADEK, लेकिन KEDA ज्यादा बेटर वर्ड है। तो केडा वर्ड जो है, के यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये भी फैट सोल्यूबल हो गया। और इसका कमी से होने वाला रोग रक्त थक्का नहीं बनने लगता है। तो ये रक्त थक्का करने में क्या होता है, मदद करता है, कौन, विटामिन के। और किस प्रकार से मदद करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में मदद करता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक क्लोटिंग फैक्टर है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस मॉडल पेपर सीरीज से आपको क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहली बात, आपने जो पढ़ा है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में वो पढ़ लिया, प्लस मॉडल पेपर सीरीज में कुछ पढ़ा हुआ आया, कुछ नया बात आया, मैक्सिमम चीज तो नई आई है। तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम चीज नए सीखे हैं। तो आपको जो सब मिला के एक रस मिल जाएगा ना, उसका एग्जाम में इंपैक्ट डालना है। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपके पावर, मतलब आपके पास एक ऐसा पावर आ जाएगा जिससे कि आपको आंसर नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा कि नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आंसर सही होते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम का नियम होता है कि हर एग्जाम में कम से कम, अगर 50 बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ईजी होंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट लेवल होंगे, और 2 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा वो तो टफ होगा, वो छोड़ने के लिए ही होगा। उस क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि जो क्वेश्चन एकदम छोड़ने के लिए बना है, जो एकदम टेढ़ा क्वेश्चन है उसको साफ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इजी होगा आप डायरेक्ट टिक कीजिए, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाइए, और जो टफ है उसको छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से एक स्मार्ट वे में एग्जाम को क्या करना है, देना है, तब जाकर के रिजल्ट बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, हिस का बंडल, जो कि आप मॉर्निंग वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं उस कमेंट के डिस्कशन को तो जरूर देख लीजिएगा, जो कि आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे जेन्युइन मतलब कमेंट था एक बच्चे का, जो कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो हिस का बंडल यानी बंडल ऑफ हिस मानव के निम्नलिखित में से किस अंग का एक भाग है। तो देखिए जो बंडल ऑफ हिस है, वो बंडल ऑफ हिस क्या होता है ना, ये हृदय का एक पार्ट है। किसका है, हृदय का पार्ट है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो देखिए जो बंडल ऑफ हिस है ना, सेंटर ऑफ हार्ट में पाया जाता है, यानी हृदय के केंद्र में पाया जाता है। और जितना भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है ना हार्ट का, वो उसका सेंटर कौन है, बंडल ऑफ हिस, यही कैरी करता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के
जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, वो बंडल ऑफ हीट से ही कैरी होता है, समझ रहे ना। तो आपको ये याद रखना है कि बंडल ऑफ हीट जो किससे रिलेटेड है, तो हृदय से रिलेटेड है, और हृदय में कहां प्रेजेंट होता है, तो सेंटर ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर, बस इतना भी पता रहेगा तो काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है, यानी सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, प्लांट किंगडम का सबसे डेवलप ग्रुप कौन सा है, आवृत बीजी है। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में भी सबसे छोटा जो पाया जाता है वो क्या है, वोल्फिया पैक्टिनेटा है। देखिए आपको जो उंगली पे दिख रहा होगा ना, ये बहुत सारा एक छोटा छोटा जो दाना टाइप का, वो वोल्फिया का प्लांट है। मैंने क्या बोला कि आवृत बीजी यानी वो विकसित है, यानी क्या है, वो डेवलप्ड होता है। तो क्या इतना छोटा छोटा है फिर भी डेवलप है, जी हाँ, ये काफी डेवलप होता है। इसमें एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, इसमें फ्लावर्स तक भी लगते हैं, इस कारण से इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोला जाता है। तो सबसे छोटा आवृत बीजी पादप क्या है, वोल्फिया पैक्टिनेटा है। क्या है, वोल्फिया पैक्टिनेटा, जो कि सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं। तो कैंसर रोग का जो कारक होता है, जिसके कारण कैंसर होता है, उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लार का स्रावन नियंत्रित होता है। जो आपका मुंह से लार निकलता है, यानी सेलाइवा निकलता है आपके मुंह से, यानी आपके सेलिवरी ग्लैंड से। मुंह से क्या निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है ना सेलाइवा। अब तो आप लोग सीनियर बच्चे हो, 11th-12th के बच्चे हो, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सेलाइवा जो निकलता है सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। और सेलिवरी ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन के, हिंड ब्रेन के सिस्टम से, यानी मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में आपको दो बात याद रखना है, ये हमारे मुंह के लार का भी नियंत्रण केंद्र है, और हमारा जो उल्टी होता है, उल्टी का भी नियंत्रण केंद्र क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। अब मैंने अभी तुरंत बोला है, लेकिन कौन बच्चा बता सकता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है हमारे ब्रेन का किस पार्ट का पार्ट है, यानी हिंड ब्रेन का पार्ट है या फिर फोर ब्रेन का पार्ट है, कौन बताएगा। मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होगा। इस चीज का आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है उसको तीन पार्ट में बांटा गया, एक फोर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में भी तीन बात है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में आपको याद रखना पड़ेगा पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। यही मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में बात कर रहा था, जो कि कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो ये है, वही मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में बात कर रहा था कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है, उल्टी और लार में जो मुंह में आता है उसका भी नियंत्रण केंद्र क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। तो ये तीनों हिंड ब्रेन में आता है और ये फोर ब्रेन में आता है। आप लिख के रख लीजिए और रट लीजिए आप इसको, ठीक है। सेरिब्रम याद रखिएगा, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, ओके, और सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। कौन सा कथन गलत कहता है विषाणुओं के बारे में। तो देखिए जो विषाणु होते हैं ये एक सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव है तो ये परजीवी भी होता है, क्योंकि ये खुद का मतलब किसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है ना। क्योंकि ये जब देखिए इसमें क्या है कि ये न लिविंग माना जाता है, ये नॉन लिविंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जब आपके शरीर में रहेगा, यानी किसी भी लिविंग सिस्टम में रहेगा, तो ये बिहेव करेगा लिविंग के जैसा, उसी पे डिपेंडेंट रहता है। अगर ये बाहर रहेगा तो ये खुद को मरा हुआ साबित कर देता है। तो इस कारण से जो विषाणु है ये एक तरीके से ये क्या है, परजीवी है। क्या है, परजीवी होते हैं। तो ये बात सही है। फिर आप थर्ड ऑप्शन को देखिए कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। जी हाँ, तभी तो ये क्या करते हैं, वायरस किसी पे इन्फेक्ट करता है तो बहुत तेजी से फैलाते हैं। फैलाते कैसे हैं, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन, न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। प्रोटीन का भी बहुत सारा एम्प्लीफिकेशन होता है। देन क्या होता है कि बॉडी में इन्फेक्ट कर पाता है वायरस, तो वायरस में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। और याद रहे कि विषाणु क्या है, आपको मैंने बोला ना कि विषाणु न लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ये एक तरीके से नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। इस कारण से इस पे कोई एंटीबॉडी यानी प्रतिजैविक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यही आप बैक्टीरिया आप पे इन्फेक्ट करेगा तो आप एंटीबॉडी आपके शरीर में जो होगा वो आपका एंटीबॉडी उसको बचा लेगा। लेकिन यदि विषाणु इन्फेक्ट कर देगा तो एंटीबॉडी भी हमारा
सॉरी, मैंने एंटीबॉडी बोल दिया, नहीं एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ। एंटीबॉडी का तो इन्फेक्ट पड़ता है भाई, एंटीबॉडी, वही तो मैं सोच रहा था, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स। यानी जो भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं वो एंटीबायोटिक, वो विषाणु को आपका कोई असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब क्या हुआ कि आपका विषाणु के बारे में तीन बात आपको ध्यान रखना है कि ये परजीवी होता है, सही बात है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन को संश्लेषण करने की क्षमता भी होती है, और इन पर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें जो सममिति होती है वो इसके आकार पर डिपेंड करता है। क्या होता है? आकार पर डिपेंड करता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि सम्मित कुंडल क्या कहते हैं, कुंडली नुमा ही होगा, ठीक है। तो इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यही जो ऑप्शन गलत हुआ वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। तो ये इन सभी का कुंडली नुमा सम्मिति नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो श्वसनीय एंजाइम होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। किस पे? इनर, यानी अंतः माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये इनर है, उसी में हम लोग का क्या पाया जाता है, ईटीसी। क्या ईटीसी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ही क्या बनता है हमारा, एटीपी बनता है, हमने यही पढ़ा था। तो आज हमको थोड़ा सा और डीप में जानना है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसी पे जो एफ नोड और F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एफ नोड और F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की ओर पाया जाता है, और F1 पार्टिकल के पास ही एटीपी का निर्माण होता है। कैसे? तो ये जो एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर, और दो हाइड्रोजन प्लस अंदर आयन बाहर आता है, और वो सब मिलकर के एक एटीपी का निर्माण करता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? F1 पार्टिकल के अंतर्गत होता है। तो ये हो जाएगा F1 पार्टिकल यानी F1 कण हिंदी में बोले तो। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो F1 कण में होता है। क्लियर? समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके उनमें पोषण का सहायता प्रदान करता है? तो ग्लोमस क्या है? एक प्रकार का माइकोराइजा है। आप नहीं पढ़े होंगे अभी तक, लेकिन आप जब डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th को प्लांट किंगडम, तो आपको ग्लोमस के बारे में पढ़ना है कि ग्लोमस एक प्रकार का माइकोराइजल रिलेशनशिप शो करता है, एक प्रकार का माइकोराइजा है। और मैंने बता रखा है कि माइकोराइजा क्या है, एक प्रकार का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध है, जो कि पादप के जड़ और फंगी के बीच, कवक और उच्च पादप के जड़ के बीच होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि पादप के साथ सहजीवी संबंध करता है? तो मतलब वो क्या है? ग्लोमस है, क्योंकि ग्लोमस ही तो एक माइकोराइजा का एग्जाम्पल भी है। क्लियर? समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है अभी फिलहाल आप उसको याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में टू दी पॉइंट आया तो आप टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं आया तो जो दूसरा आता है वो टिक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास समय कम है और अभी आपको पैनिक नहीं करना है, निगेटिविटी से दूर बचना है। अभी आप जितना चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं एक्वायर कीजिए और मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आप ये सोच सकते हैं कि जो बच्चे, आप तो कम से कम प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए हैं प्लस मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो किए हैं, इतने सारे नॉलेज आपके पास आ चुकी है। आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी करें। जो बच्चे इतना भी नहीं किया हुआ वो तो साफ छट जाएगा ना। इस तरीके से आप माइंडसेट को लेकर चले, क्योंकि यदि आप अब भी पैनिक कर जाएंगे तो आप जो जानते हैं, जितना आपका पोटेंशियल है, आप जितना क्वेश्चन को सही कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैंने खुद को ओवरकम करना सीखा, ठीक है कि नहीं। अब जो मुझे आता है उस पर हमको फोकस करना है, जो मुझे नहीं आता है उस पर तो फोकस ही नहीं करना है, ठीक है। जो मुझे आता है उसको स्ट्रांग करें ताकि वो एग्जाम में आ जाए तो वो छूटे ना, ओके। और छूटेगा भी नहीं। आपको इसी तरीके से यदि पढ़ते रहेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। ये आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद हमसे आप बात कीजिएगा, वहाँ पे आपको परफेक्ट मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि 50 में 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तभी वो हो सकता है, क्योंकि जो 1-1.5 साल लगता है, 2 साल मतलब समझ लीजिए मिनिमम 6 महीने का सिलेबस है, 6 महीने लगेंगे पढ़ाने में, उसको अगर आपको 2 महीने में पढ़ने की बात आ जाए तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो ही जाता है। लेकिन कुछ ना से अच्छा है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो कुछ ना करे उससे अच्छा है कि कुछ तो करके जाएं,
कुछ तो करके जाएं, कुछ तो आपको नॉलेज ही होगा। और इस बार यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो यही चीज आपको, यही एक ट्रेंड पता चल गया तो यही चीज आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये माइंड में ही नहीं लाना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको जी मतलब दम लगा के जब तक युद्ध हो नहीं जाता है तब तक आपको लड़ना है। कहता है ना कि युद्ध में लड़ना जरूरी है, या मकसद ये, हारता कौन है युद्ध में? हारता वो इंसान है जो युद्ध में लड़ने ही नहीं जाता है, समझे। जो बहादुर होते हैं वो हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो आपको यही दोनों काम करना है, या तो जीतना है या तो सीखना है, समझे। तो इस तरीके से, इस माइंडसेट से चलिए। कई बच्चे नेगेटिव हो चुके हैं, तो भैया नेगेटिव हो गए तो फिर तुम्हारा मार्क्स भी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो जितना पोटेंशियल है अपने पोटेंशियल का यूज करो और खुद को मोटिवेटेड रखो। अभी मैं हो सके तो पर वीडियो में आपको मोटिवेट करूंगा, और मेरा काम यही है कि पढ़ाने के साथ साथ, ऐसा नहीं तो सारा मेहनत मेरा भी बेकार चला जाएगा। मैंने इतना मेहनत किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज प्रोवाइड कराया आपको। मैंने अपने क्लासेस को मतलब क्या कहते हैं मैनेज करते हुए, अपने इंटर्नशिप में हूँ मैं फिलहाल, अभी इंटर्नशिप में मेरा ड्यूटीज भी लगता है, तो ड्यूटीज को मैनेज करते हुए मैंने आपके लिए क्लासेस रेडी किए। और आप नेगेटिव होकर के यदि अपने परफॉर्मेंस को डाउन कर लोगे तो ये गलत बात है, ठीक है। तो सभी बच्चे आप लोग आज से प्रण खा लो कि आपके पास जितना भी 10 से 12 दिन समय है, आप फुल मोटिवेटेड रहोगे, और माइंड में जैसे आ जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसको तुरंत कट करोगे और तुरंत गाल पे एक थप्पड़ मारोगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे माइंडसेट से काम करना है, तभी आप अपने पोटेंशियल को फुल दे पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट रहेगा ना, तो आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं भी जानते होंगे तो आप हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, और चारों ऑप्शन में यदि आप 2 ऑप्शन भी छांट लिए तो 50% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा ना। कम से कम 2 ऑप्शन में आप एक में तुक्का भी लगा देंगे तो वो क्वेश्चन चांस है ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का। तो इस माइंडसेट से काम करना है, समझे। तो जरूरी था ये 2-3 मिनट बोलना, ठीक है। मैं क्लासेस में वैसे बहस नहीं करता हूँ, वो आपको भी पता है, लेकिन ये चीज़ करना जरूरी है, नहीं तो मेरा मेहनत तो पानी में चला जाएगा ना, फिर आपका भी मेहनत पानी में चला जाएगा जो भी पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारा ये जो एक क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी पढ़ने के बाद आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, जो कि इकोलॉजी का क्लास 12th का है, तो आपको पढ़ना है। मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, यानी जैव विविधता का संरक्षण करना, जो कि बहुत सारे जीव हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षित करने के लिए अलग तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। तो तरीका जो है वो 2 तरीके का है। या तो आप उसको संरक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल होम बना दे, उसका अलग से घर बना दे, या फिर उसको नेचुरल होम में ही रहने दे दे, नेचुरल होम में ही सेफ्टी प्रोवाइड कर दे। नेचुरल होम कहने की, यदि मान लो ये हाथी है, वो उस पे हमको लग रहा है कि नहीं हाथी को संरक्षित करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे कि उसको जंगल में ही रख देंगे, लेकिन जंगल में ही सुरक्षित रखेंगे, वहां पे कोई भी हाथी को शिकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। क्या हुआ? इन सीटू कंजर्वेशन, यानी अंतः क्या कहते हैं सर्वेक्षण, ठीक है, अंतः संरक्षण। ओके, तो ये क्या हुआ? इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नेचुरल चीजें आती है, जैसे कि प्राकृतिक उप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी उसका मतलब उपवन, क्या उपवन, यानी कोई जंगल है तो जंगल को ही सेफ कर दिए हम। नेशनल पार्क्स हैं, वो पार्क क्या है? पार्क भैया, नेशनल पार्क जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, आपको याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या है भैया? ये सब है एक तरीके से कि भैया यहाँ पे हाथी रहते हैं तो उस जंगल को ही हम क्या कर दिए, पूरा सेफ कर दिए, तो वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया कि नहीं भैया इस जंगल में ये सेफ नहीं है, उसको हम किसी जूलॉजिकल पार्क में, जू में लेके चले गए। जू जानते हैं ना, जहां पे जानवरों को रखा जाता है अलग से, वो क्या हो गया? एक्स सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक या फिर पॉलन बैंक, जैसे कि कोई प्लांट का जड़ है, उसको आप वहां पे अगर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसके लिए अलग से बैंक बना करके, यानी उसका जगह अलग करके उसको अलग जगह रख दिए। वो जो इंसान बनाता है आर्टिफिशियली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और बॉटनिकल गार्डन, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो वही क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण है? एक बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब क्या हुआ? एक्स सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मैंने क्या बोला? जो कि क्या हो? आर्टिफिशियल हो। तो क्या राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया जाता है, उद्यान क्या आर्टिफिशियल होता है? नहीं ना, वो तो नेचुरली होता है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी अभ्यारण्य है वो
नेचुरली है, बस उसको सेव कर दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। पवित्र उद्वन, उपवन यहाँ लिखाना चाहिए था, तो उपवन भी नहीं होगा क्योंकि वो भी बगीचा, ये भी क्या होता है, एक तरीके से नेचुरल है। तो बीज बैंक यानी सीड बैंक जो है ये क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली बनाया जाता है ना। तो आपका एक्स सिटू और इन सिटू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि इन सिटू मतलब क्या हुआ कि आप नेचुरली रह सकते हैं, नेचुरल जो हो, और एक्स सिटू जो कि इंसानों के द्वारा बनाया, जैसे कि बॉटेनिकल गार्डन हो गया या फिर जू हो गया, सीड बैंक हो गया, पॉलन बैंक हो गया, ये सब क्या हुआ, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था, तो हमारा कॉन्सेप्ट बस इतना ही था आज के क्लास में। ठीक है, आप लोगों से लास्ट में भी मैं यही कहूंगा कि आप फुल मोटिवेटेड रहें और आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगा, और जिस बच्चा के अंदर नेगेटिविटी नहीं आया उसका 80 to 90% चांस है कि सिलेक्शन होगा। क्या? 80 to 90% चांस है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो कि जिसका सिलेक्शन होने का चांस रहता है, नॉलेज प्रॉपर है उसके पास, लेकिन उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसके अंदर खुद में क्षमता नहीं, खुद पे उसको शक होता है कि नहीं हम नहीं टिक कर पाएंगे क्वेश्चन। भैया आप एग्जाम में जाइए और ऐसा माइंडसेट से जाइए कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा है और हम सॉल्व करेंगे। उसको पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, देन आप अगर नहीं जानते तो ऑप्शन को छांटने का कोशिश कीजिए, फिर भी ना हो तो आप तब आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये इस तरीके से चलना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 2020 के मॉडल पेपर से। 2020 का मॉडल पेपर भी अच्छा होगा और ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल पेपर और 500 प्लस को आप रिवाइज करते रहिए, ये इसमें से कम 35-40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएगा, ये कन्फर्म है मेरे तरफ से। और मैं एक नई प्लानिंग के लिए सोच रहा हूँ कि जैसे ही मेरा 2021 तक का मॉडल पेपर खत्म होता है तो मैं हर एक वीडियो बना दूँ, जैसे कि 2017 का सिंगल वीडियो में रिवाइज करा दूँ पूरा मॉडल पेपर, फिर 2018 में पूरा मॉडल पेपर, इस तरीके से एक वीडियो पहले पूरे 2021 तक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा एग्जाम के एक दिन पहले तक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा अगर मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलता रहा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2020 के मॉडल पेपर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।